ये जो सियासी शोर इस वक्त मचा हुआ है, ये महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर मचा है। बयान के पीछे 76 दिन पहले दिया गया एक नारा है, जिसने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को आक्रामक राजनीति का रास्ता दिखाया। बयान दिया गया उत्तर प्रदेश के आगरा में। बयान क्या था और देने वाले शख्स का नाम क्या था? योगी आदित्यनाथ, हिंदुत्व का सबसे बड़ा फायर ब्रांड चेहरा। योगी आदित्यनाथ वो कह जाते हैं जो अब महाराष्ट्र में, सोचिए आप, उत्तर प्रदेश के आगरा से जो बयान निकला वो आज महाराष्ट्र के एकदम सेंटर में इलेक्शन के जा पहुंचा है। कहा था बटोगे तो कटोगे, और बयान के पीछे था बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाएं। लेकिन इन 76 दिनों में बटोगे और कटोगे बदल कर हो गया एक है तो सेफ है। ये जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र में छपे अखबारों की तस्वीरें हैं। इन अखबारों के फ्रंट पेज पर आज यही लिखा हुआ था, एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के हर नेता की जुबान पर यह नारा है। और इस बयान के असर का आलम देखिए, आगरा से 1200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में आज के हर अखबार में एक है तो सेफ है, यह विज्ञापन पटा हुआ है। इस नारे ने बीजेपी को अपने वोट बैंक को एकजुट रखने का रास्ता दिखाया है। एक में अलग अलग पगड़ियां हैं महाराष्ट्र की, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी की रणनीति भा नहीं रही। और क्यों भाएगी? क्योंकि कांग्रेस का नारा क्या है? जातिगत जनगणना। बीजेपी और खासकर योगी पर वो हमलावर है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खरगे पर योगी का करारा बयान है। योगी से कांग्रेस इतनी खफा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकवादी से कर दी। ये लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये शब्दशाह खरगे के। आखिर एक है तो सेफ है नारे से कांग्रेस को दिक्कत क्यों है, जबकि इस तरह के नारे राजीव गांधी और इंदिरा गांधी मंडल कमीशन के वक्त देते रहे हैं। राजीव गांधी ने तो मंडल कमीशन पर चर्चा के दौरान संसद में बाकायदा खड़े होकर कहा था कि हम जातिगत राजनीति का समर्थन नहीं करते हैं। और मैं चाहूंगी कैमवन जरा मुझे पैन करे, क्योंकि मैं वो पन्ना लेकर आई हूं जिसमें बाकायदा इस बात का जिक्र है, जिसमें राजीव गांधी ने ये कहा था जब संसद में भाषण चल रहा था, श्री सोमनाथ चैटर्जी, बट वी हैव नेवर लेट डाउन द पीपल। और उसके बाद श्री राजीव गांधी की तरफ से कहा जाता है, आवर गोल टुडे मस्ट बी अ कास्टलेस सोसाइटी, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। यानी कोई जात पात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस उसी जातिगत जनगणना के आधार पर चुनावी मैदान में उतरी। अब सवाल ये उठता है कि राजीव गांधी के विचार के विपरीत 360 डिग्री का टर्न, या ये कहिए एकदम टर्न अराउंड, राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? ये 1990 सितंबर 6 उसका मैं जिक्र कर रही हूं, राजीव गांधी की बातचीत का। कांग्रेस ने क्यों ये टर्न ले लिया है? इसके पीछे की वजह है वोट बैंक का समीकरण। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 21वीं सदी का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। 21वीं सेंचुरी का सबसे शानदार प्रदर्शन कांग्रेस का हुआ था। ये आपके सामने, पहले मैं वोटों का जो जातीय गणित है वो समझा देती हूं। एनडीए को 2019 विधानसभा में सामान्य यानी जनरल कैटेगरी का कितना वोट पड़ा था? 42.8%। यूपीए को कितना? 31.9%। शेड्यूल कास्ट की अगर मैं बात करूं तो उनको कितना वोट परसेंटेज मिला था? ये गड़बड़ होगी, हाँ, ये जो शेड्यूल कास्ट है उसे 41.1% और शेड्यूल ट्राइब को मिला था 39.7%। और यूपीए को देखिए, यहां पर एससी का ज्यादा वोट पड़ा एनडीए को, एसटी का ज्यादा वोट पड़ा एनडीए को। यूपीए जो है, और ये नया ग्राफिक्स आपके सामने, 2009 में कांग्रेस के पास 206 सीटें और 206 सीटें यहां पर और 28.55% वोट। ये 2009 की बात कर रही हूं मैं। और बीजेपी के पास 18% वोट के साथ 116 सीटें, 116 सीटों पर सिमट गई थी। तब कांग्रेस का वोट बैंक था अपर और लोअर ओबीसी, लोअर कास्ट, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ये वोट बैंक हुआ करता था कांग्रेस का। आज यानी 2024 की मैं बात करूं, ये तो 2009 लोकसभा है, आप समझ लीजिए, अपर ओबीसी, लोअर ओबीसी, उसमें आदिवासी, ये सारे अभी आपके सामने टेबल था। अब 2024 में आ जाइए क्या हुआ, कंप्लीट चेंज आप देखेंगे।
कांग्रेस 21.19 यानी लगभग 21% वोट पड़ता है और 99 सीटें मिलती है, और यहां 36% 36.56% वोट पड़ता है और 240 सीटें लेकर आती है बीजेपी। और इसको अगर आप तब्दील कीजिए किसने कितना वोट कहां पर डाला, तो आपके सामने है बीजेपी और कांग्रेस। अपर ओबीसी 39% बीजेपी को जाता है, 20% कांग्रेस को जाता है। लोअर ओबीसी 49%, लगभग आधा वोट कहां पर जाता है, 49%। ठीक है, अब अकेला आप देखिए पूरा का पूरा समीकरण आप देख लीजिए, टेबल आपका कंपैरिजन कर लीजिए। लोअर ओबीसी ज्यादा किसको वोट कर रहा है, बीजेपी को। हिंदू दलित किसको वोट कर रहा है ज्यादा, बीजेपी को। आदिवासी किसको वोट कर रहा है ज्यादा, बीजेपी को। मुस्लिम एकमात्र वोट बैंक है, 8% बीजेपी के पास जाता है और 38% जाता है कांग्रेस के पास। अब ये पासा पलटेगा कैसे बॉस, कैसे पलटेगा ये पासा? ये ऐसे पलटेगा कि मान लीजिए आप हिंदू दलित, हिंदू आदिवासी, हिंदू मुस्लिम और अपर ओबीसी लोअर ओबीसी, इनमें फूट डाल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन का डर दिखा दीजिए, डेमोक्रेसी खतरे में है कह दीजिए, आरक्षण खत्म हो जाए ये कह दीजिए, रिवर्स हो सकता है। क्योंकि डर होगा, डर होगा तो ये कहां की तरफ जा सकता है, ये कांग्रेस की तरफ जा सकता है। पूरा खेल यहां पर है और इसीलिए बीजेपी कह रही है एक है तो सेफ है, क्योंकि एक है तो बीजेपी भी सेफ है, वोट बैंक पक्का है यहां पर। और ये कह रहे हैं जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना यहां कैसे होगी, अगर होगी तो क्या होगा, यहां का यहां आ सकता है। सारा खेल इसी में छिपा हुआ है और इसीलिए यहां पर जातिगत जनगणना कांग्रेस में, और बीजेपी कह रही है बटोगे तो कटोगे, और इसी पर हमलावर दोनों हैं। आज गूंज की शुरुआत इस मुद्दे पर कि बताइए हिंदुस्तान के लिए, छोड़ दीजिए पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, छोड़ दीजिए यूपीए, छोड़ दीजिए महाविकास अघाड़ी, छोड़ दीजिए युति, देश के लिए बेहतर क्या है, आज इस पर बहस हो जानी चाहिए। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुरू करते हैं गूंज। आज 3 खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद है और मैं चाहूंगी जिप के जरिए इन तीनों मेहमानों को दिखाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप भंडारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय प्रवक्ता। ये देखिए तीनों खास मेहमान। इस वक्त आपको अनुराग भदौरिया नजर आ रहे हैं। अनुराग भदौरिया के बाद बकायदा गाजियाबाद की जो है जिम्मेदारी भी है, उपचुनाव होने वाले हैं। और संजय गुप्ता जी हमारे साथ, यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पंकज शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। और शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ सुशी बहन शाह है और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डिबेट की शुरुआत कर रही हूं, सुशी बहन आपसे कर रही हूं। बटोगे तो कटोगे, और खड़गे ये कहते हैं ये काटने और धमकाने का काम कोई और नहीं करता, आतंकवादी करता। आज तो उन्होंने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल दिया। आई थिंक सभी को नमस्ते और नमस्कार मेरे भाइयों को, मेरी को पैनलिस्ट को। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र की महायुति की सरकार वो चाहती है सोशल जस्टिस, किसी भी हर कौम और कम्युनिटी को न्याय मिलना चाहिए, और इसी तहत हमने कदम उठाए हैं। दूसरी ओर महाविनाश अघाड़ी है, चलिए महाविकास अघाड़ी बोल दीजिए, जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं, नक्की वो महाविनाश अघाड़ी है। वो कहीं ना कहीं हर कौम में, हर कम्युनिटी में बंटवारा करना चाहते हैं। बात करते हैं कास्ट सेंसस की। आप मुझे बताइए मेरे भाई, कर्नाटका में उन्होंने कास्ट सेंसस करवाया, रिलीज किया क्या डेटा? और मैं पूछना चाहूंगी मेरे भाई यूपीटी के मेरे भाई साथ में हैं, उनको ये पूछना चाहूंगी, क्या आप राहुल जी को सावरकर के बारे में बोलना कह सकते हैं? आप तो वो सावरकर जी के गीत बज रहे हैं कांग्रेस की रैलियों में। 370 के बारे में जो घमासान छेड़ा था, जेएनके के बारे में, वहां पूछ लिया जाए। देखिए मेरे भाई, हमारी जो नीति है, हमारी जो योजना है, वो हर कम्युनिटी को लागू करती है। नहीं, मैं योजनाओं पर, देखिए आज तो मैनिफेस्टो पर भी चर्चा हो सकती थी, मैं मैनिफेस्टो पर बाद में आऊंगी पहले, लेकिन ये मुद्दा जो आप लोग रगों में डालना चाहते हैं वोटर्स के, दोनों तरफ से बात कर रही हूँ मैं, उस पर चर्चा करना चाहती हूँ। जल्दी से जवाब दीजिए। मिश्रा, आप ये कह रही हैं महाविनाश अघाड़ी है,
ये लोग काटने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, आप लोग हैं जो जोड़ने का काम कर रहे हैं। संजय जी क्विकली जवाब। देखिए, हमने तो इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी जिसमें बांटने काटने की कोई बात हो। हमने तो सीधा हमारे मन में राम है और हाथ में काम है, हमने तो सिर्फ ये कहा है। मन में राम हाथ में काम। हाथ में काम। और दूसरा, इन्होंने कई तरह के आरोप लगाए कि रुकिए बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। वीर सावरकर जी के विषय में तो मैं आपको, शायद आप अपडेट नहीं है कि कांग्रेस की रैलियों में वीर सावरकर जी का अब तो गीत गाया जा रहा है। आप कहाँ हो, आपको नहीं पता? हमने जब तो आज से 1.5 साल पहले जब हमने कह दिया था कि अगर वीर सावरकर जी के खिलाफ बोला गया तो हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे, उसके बाद से राहुल गांधी जी ने कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। और अब फिलहाल तो वीर सावरकर जी के गीत गाए जा रहे हैं। आप कहाँ हैं? कुरला में बजे हैं गीत, आप कहाँ हैं? आपको अपडेट ही नहीं है। वो गीत की कौन दो बोल रहा लाइनें है? सुना दीजिए। देखिए, मुझे वो गीत नहीं आता, लेकिन मेरे को ये पता है कि वीर सावरकर जी का के लिए आपको तो गीत आना चाहिए, रट लेना चाहिए आपको तो। आना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर लेकिन मैंने अभी इस गीत को सही से नहीं सुना है, तो मैं इस गीत को नहीं गा सकता। तो आपके साथियों को बोलिए ना, भेजिए, हम जरा देखें कौन सा वाला गीत है जिसकी आप उसको, बात कर रहे हैं। क्योंकि अब चर्चा चली है वीर सावरकर जी के गीत की। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। एक है तो सेफ है प्रदीप भंडारी। ये सेफ कौन है? आप लोग सेफ हैं कि जो वोटर्स आपको वोट कर रहे हैं वो सेफ है? देश सेफ है रुबिका जी, क्योंकि एकता की बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ ले जाना चाहता हूं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जब इसके ऊपर डिबेट हो रही थी कि धर्म के आधार पर क्या माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देना चाहिए, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ये सब उस समिति के अंदर थे, आउटराइटली रिजेक्ट किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था हमारी एक आइडेंटिटी आगे, भारतीय आइडेंटिटी। मैं कांग्रेस की हिपोक्रेसी एक्सपोज करूंगा। ये रहा कांग्रेस पार्टी का राजीव गांधी के समय एड। अगर आप देखेंगे तब कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि आपको वोट मेरिट के हिसाब से करना चाहिए। आपकी डेस्टिनी इस बात पे निर्धारित नहीं होगी कि आप कौन सी जाति के अंदर आपने पैदा हुए हैं, परंतु आप कितनी काबिलियत रखते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ जाति जनगणना हिंदुओं के अंदर करने की बात कर रही है। मुझे बताइए रुबिका जी, इन्होंने सैफरन टेरर को वापस से आगे शुरू किया है। योगी आदित्यनाथ जी का अपमान, ये भगवा का अपमान है। 26/11 के वक्त इन्होंने आरएसएस की साजिश, भगवा, आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। अगर कोई भी सही हिंदू है उसको इसका अपोलोजाइज करना चाहिए। हम बताते हैं हम क्या चाहते हैं देश में। यह है एक बहुत बड़ी रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल की, जिसने कहा है कि देश टॉप 3rd अर्थव्यवस्था पहुंचने की तरफ बढ़ रहा है और टॉप 5 मार्केट इकोनॉमी में पहुंच चुका है। ये हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं और रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन करना चाहते हैं। मैं पूरी डिबेट में अनुराग जी का हाथ जोड़ के ताली बजाऊंगा अगर अनुराग जी ने बता दिया कि बाबा साहेब अंबेडकर ने कब कहा था कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए पुलिस नौकरियों में। जल्दी से जवाब दीजिए। सबसे पहले इन्होंने बात की, चूंकि जाहिर सी बात है इनके पास जनता के मुद्दे गिनाने को नहीं है, तो ये धर्म की आड़ में छुपना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आपने सनातन की बात की तो बताइए, सनातन नफरत कब सिखाता है? सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है। सनातन कब कहता है कि एक दूसरे के बीच में भाईचारा खत्म करो? सनातन तो सत्य की बात करता है। सनातन कब बोलता है कि आप झूठ बोलो जनता के साथ? तो सनातन को आप मानते कहाँ हो? पहली बात तो हम नफरत है, बटेंगे कटेंगे, कहाँ से आ गया ये बटेंगे कटेंगे? कौन कटना है? किसको काटने की बात हो रही है? हिंदुस्तान है, हम सब हिंदुस्तानी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगड़े पिछड़े, इसलिए हमने पीडीए की बात की। जो हमारी एक बहन बात कर रही थी सोशल जस्टिस, ये हम नारा लेके आए सोशल जस्टिस का, पीडीए का। पीडीए मतलब क्या हुआ? समाज के अंदर जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो पिछड़े अगड़े हैं, जो आदि आबादी है, पीछे छूट गई, उनको हमें समाज के मुख्यधारा में शामिल करना है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। भाई एक आदमी बहुत तेजी से यहाँ पे बहुत तेजी से दौड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति को भी अगर उसके साथ दौड़ाएंगे तो सब एक साथ दौड़ेंगे तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान आगे बढ़ने की बात करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये किस तरह की बातें करते हैं? ये बातें करें बटोगे तो कटोगे। अरे हम कहते हैं हम ना बटेंगे ना कटेंगे, हम जोड़ेंगे और हिंदुस्तान को आगे लेके जाएंगे। हिंदुस्तान के हर समाज को जोड़ेंगे, हर व्यक्ति को जोड़ेंगे और उनके दुख दर्द को समझेंगे। इसलिए मैंने इनको बोला था, ये भूल गए कि अखिलेश, नहीं एक सेकंड, मैंने इसलिए इनको बोला था कि अखिलेश यादव एक सूरज है जिसको कहते हैं ना, जिसका गहरा रिश्ता मिट्टी से है। वो मिट्टी की खुशबू पहचानता है, मिट्टी की तकलीफ पहचानता है जनता की, वो किसानों का दर्द पहचानता है। इसीलिए वो आज मसीहा के रूप में गिना जाता है। और जनता ने 43 सीटें इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में दी। गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। सूरज मिट्टी की खुशबू कैसे पहचानेगा? सूरज क्यों नहीं पहचाना? सूरज की किरणें जमीन पे पड़ती है तो आप सुनिए, सूरज की किरणें जमीन पे पड़ती है ना। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? वो सूरज है, सूरज है, उसका गहरा रिश्ता मिट्टी से है।
मिट्टी जो है सूरज की किरणों को पहचान सकती है, सूरज कैसे मिट्टी की खुशबू क्यों नहीं पहचानेगा? जानेगा सूरज? अगर अरे, बताइए, जड़ों सूरज को अगर सूरज मिट्टी पे कैसे नहीं, पहचानेगा? अरे सूरज अगर मिट्टी पे नहीं पड़ेगा हाँ, तो मिट्टी मिट्टी को आपने देखा जब यहाँ फसल लगती है अरे तो ठीक फसल है, को ठीक है। नहीं, फसल को हाँ, सूरज ठीक है, की ठीक है, जरूरत होती है नहीं होती अरे है? नहीं ठीक है, तो फिर सूरज की जरूरत होती है, लेकिन मिट्टी पहचान रहा है, खुशबू क्योंकि ले रहा गहरा है। रिश्ता मिट्टी से, हाँ, मैंने ठीक, कहा ओके, गहरा रिश्ता, ओके, ओके, गहरा ओके, रिश्ता। ओके, मैंने बस, अखिलेश यादव एक बस, सूरज है बस, जिसका गलत गहरा है, रिश्ता रवीम, मिट्टी बस, से है, बस, मैं जो समझ मिट्टी गई। का दर्द और खुशबू और हाँ। मिट्टी की तकलीफ हाँ, जनता हाँ, किसान हाँ, का हाँ, पहचानता हाँ, है। हाँ, बहुत यही तो बढ़िया। है। बस बस अब मेरी आंखों में से आंसू आ जाए, बस अब मैं समझ गई। हाँ, रूबिका जी, मैं कह रहा हूँ इनने वो जो मोनोलॉग रटा था या याद किया था उसमें भूल गए थे, पर समझे नहीं थे। तो होता है ना क्लास में बच्चा रट के एग्जाम में पास होना चाहता है पर समझता नहीं है, तो ऐसे अनुराग जी के मोनोलॉग हो गया। अनुराग जी मुझे बताइए, मैं आज पूरे डिबेट में आपके लिए खड़े होकर ताली बजाऊंगा, आप मुझे बता दे बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में कहां लिखा है कि पुलिस वालों को मुसलमानों, पुलिस फोर्स के अंदर मुसलमानों को धर्म के आधार पर प्रेफरेंस देनी चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए? मुझे बता दीजिए आप, क्योंकि ये आपके एमएलए ने भी ये लिखा था पृथ्वीराज चौहान को ये पत्र, और ये महाविनाश अघाड़ी इसकी प्रॉमिस भी कर रही है। मुझे बता दीजिए तो लो। हाँ, मुझे बस इसका बता दीजिए। आप ये बता दो कि कहां पे लिखा हुआ था इस संविधान में कि आप आरक्षण खत्म कर देंगे? कोई नहीं खत्म क्या हुआ, बात वही कर, 12 साल लेटरल तक सरकार लेटरल कोई नहीं, भर्ती नहीं, आपने सिर्फ कांग्रेस निकाली। पार्टी ने खत्म करी, लेटरल कांग्रेस भर्ती, पार्टी ने खत्म करा था आवाज इमरजेंसी हमने के वक्त, उठाई, कांग्रेस तब आपने पार्टी ने लेटरल करा। भर्ती राहुल गांधी वापस कह रहे हैं किए कि भाई वो और आरक्षण लेटरल खत्म भर्ती कर आप कर सकते चुके हो। हैं। अनुराग जी, किसी ने अनुराग जी नहीं, देखिए, 69,000 आज शिक्षक मैं आपको भर्ती। कह रहा हूँ आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लेटरल भर्ती आपने क्यों निकाली थी? ये आज देखो, मैं पूछ रहा हूँ देश के सामने, अनुराग लेटरल भर्ती जी, आपने ये रहा क्यों बाबा साहेब निकाली थी? अम्बेडकर का बताइए। संविधान, आपने 69,000 आपने शिक्षक कभी पढ़ा भर्ती नहीं में है, क्यों मैं आपने आपको OBC दे देता हूं, एक आरक्षण बार को पढ़िए खाने की इसको, कोशिश किया था? पढ़िए इसको, आप पढ़िए, आप पढ़ के क्योंकि आप बताइए अगर मुझे इसको कहाँ पढ़ेंगे, इसमें आपने लिखा है कि संविधान मुसलमानों को पूरे रिजर्वेशन संविधान देता को है। संविधान का पूरा अब संविधान सम्मान। हमारे पास पर है। कहाँ लिखा है अब बता संविधान दीजिए मेरे ना, पास कहाँ? है। खोलिए ना। मेरी बात सुनिए। अरे खोलिए ना, कहाँ लिखा मेरे है? पास है, सुनिए, संविधान मेरे पास है। अरे भाई, खोलिए तो संविधान सही। में आरक्षण खत्म अरे करने किताब की खोलिए। बात कहाँ अरे लिखी है बताइए? देखिए ना, कहाँ लिखी है अनुराग आरक्षण जी, खत्म करने पहले की खोल बात कर बताइए? देखिए, वो आरक्षण- कोरा कागज तो नहीं है, नहीं, कोरा कागज कोरा नहीं, कागज तो कोई नहीं है, कोरा देख कागज लीजिए। नहीं है। इनसे पूछिए ये रियल संविधान में संविधान आरक्षण है। के खत्म ये करने की रियल बात कहाँ रियल लिखी है संविधान बताइए? है, मुझे आप बताइए। बताइए इसमें आरक्षण अच्छा, खत्म करने की बात लिखी अनुराग जी, है? हमारी लेटर भर्ती सरकार लिखी है? को- अनुराग जी, लेटर भर्ती लिखी अनुराग है? जी, नहीं, नहीं, अनुराग अनुराग जी, जी को अनुराग छोड़ो। जी, लेटर 11 भर्ती साल हो निकालते गए हो आप। हमारी अरे लेकिन सरकार अपने मेरी बात सुनिए, विचारधारा आप के मेरी लोगों को बात- भर्ती अरे करना दोनों चाहते दोनों मेरी हैं। बात सुनिए, दोनों मेरी बात सुनिए, दोनों ना, वो ये कह रहे हैं कहाँ लिखा है बता दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ क्या लिखा ये आरक्षण संविधान खत्म में करना? है? बता दो आप, कहाँ आप वो लिखा पढ़ा दो। कहाँ खत्म? आपने लेटर भर्ती क्यों कहाँ निकाली? खत्म हुआ है? क्यों निकाली? कहाँ आरक्षण लेटर खत्म भर्ती हुआ क्यों है? निकाली थी? कौन सा एक बिना जजमेंट किसी करके? आरक्षण के लेटर भर्ती अनुराग क्यों निकाली जी, थी? मैं पढ़ आप देता हूँ, IAS बना देना मैं चाहते हो? पढ़ना चाहता अपने हूँ, विचारधारा के मैं लोगों को वापस से भर्ती पढ़ करके देता आप हूँ। अपने क्या हिसाब से पढ़े? बनाना क्या चाहते हो? पढ़े? रुकिए, बाबा क्या पढ़े? साहेब, क्या मैं पढ़े? पढ़ रहा क्या हूँ। पढ़े? क्या बाबा पढ़ेंगे? साहेब उसको अम्बेडकर मानते का कहाँ हैं? संविधान कहता है द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, democratic republic and to secure all citizens। सब भारतीयों की बात कर रहे हैं, तो हम तो एकता की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि कहाँ इसमें मुसलमान आप मुझे एक सेकंड, आप रुकिए, अनुराग भदौरिया, मिस्टर भंडारी, बात क्यों करते फिर? मैं आप दोनों से संविधान में बांटने को भाई नहीं लिखा है, सिंपल सा पूरा सवाल हिंदुस्तान पूछिए एक है, तो काटेगा कौन? मैं कौन काटेगा सिंपल सी बताइए? बात कर घर रही हूँ। परिवार की बात है। बटेगा नहीं, नहीं, घर बटेगा परिवार की कैसे? बात है, बटेगा घर हो, कैसे? परिवार हो। सर सुनिए, बटेगा कैसे? जब यादव कहेगा कि मैं मुझे दे दो, मराठा कहेगा मुझे रिजर्वेशन दे दो, आदिवासी कहेंगे नहीं मैं हकदार पहले हूँ, फिर उसके बाद दूसरा कहेगा, कल को ब्राह्मण आ जाएगा कहेगा मैं हकदार हूँ, फिर उसके बाद मुसलमान कहेगा अरे नहीं नहीं मैं हकदार हूँ। सबको एक होकर आगे चलना चाहिए कि सबको बट बट के आगे चलना चाहिए? बिल्कुल, इसलिए पीटी के साथ जुड़ो। इसलिए पीटी के साथ जुड़ने की जरूरत भारत है। के फेवर में कौन सी एक जाने सेकंड, वाली मैं है? बताऊं- सीधा सा सवाल आपसे सीधा पूछे, जवाब दे रहा हूं ना, दीजिए इसीलिए मैं इसका। कहता है हिंदुस्तान को जो बांटने की बात कर रहा है, जो काटने की बात कर रहा है, उसको इस देश की सत्ता से जनता हटाएगी, क्योंकि हम जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक है। अच्छा, मेरा जोड़ने का हिंदुस्तान फॉर्मूला संविधान के कैसे हिसाब से जोड़ोगे? चलेगा। कैसे एक मिनट जोड़ोगे? मैं बोला, कैसे हिंदुस्तान जोड़ोगे? संविधान फॉर्मूला के बताइए ना। बोल रहा ना, हिंदुस्तान संविधान के हिसाब से चलेगा, न्यायपालिका के हिसाब से चलेगा। आप तो न्याय बुलडोजर से दे देते हो, आप तो न्यायपालिका को नहीं मानते हो, जल्दी आप से जवाब बुलडोजर दीजिए, चला उसके दोगे, बाद अब मैं आप जवाब दे रहा हूं। बुलडोजर से न्याय अब देना मैं चाहते जवाब हो। दे रहा आप बताओ हूं। अरे बुलडोजर न्याय आप का पूरे प्रतीक अराउंड द है। वर्ल्ड जवाब, 80 डेज में जवाब, जरूरी जवाब, कर जवाब, नहीं, जवाब। बुलडोजर न्याय का अब मैं प्रतीक सुन है। रहा था आपको, सुनिए, इतना ही बोल दो, हाँ ना। जल्दी ओके, सुनेगा कि हाँ या ना? जवाब, अच्छा, जवाब, बुलडोजर जवाब। न्याय का प्रतीक हाँ ना बता देना, सुनिए मेरी हाँ बात। या ना? सुनिए मेरी, अब हाँ मैं या जवाब ना? दूं। बुलडोजर बुलडोजर प्रतीक न्याय है। का प्रतीक उस पे है जिसकी इलीगल प्रॉपर्टी है सुप्रीम कोर्ट के Illegal। निर्णय के साथ। लेकिन- अब मुझे बताओ कि जब जाति अच्छा, जनगणना की सुप्रीम बात कोर्ट करते ने हो बोला- तो मुसलमानों में जाति है, सुप्रीम कोर्ट उसका ने बोला- जनगणना होना सुनो, चाहिए कि नहीं? उसी ना ना ना, सर्वोच्च मुझे न्यायालय जवाब ने दीजिए बोला 25 अनुराग लाख जी, रुपए दो
दो अनुराग जिसका जी, घर आपने अनुराग जी, गिराया है। ये तो ऐसे ही हो गए 25 लाख जब रुपए कास्ट दीजिए जिसका घर आपने कास्ट गिराया है। सेंसस की इसका बात मतलब करते आपने हैं। एक बड़ी जब खबर आ कास्ट गई सेंसस की है बात करते हैं। इसी डिबेट को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि वो चुनाव आयोग जाने वाली है। किस मसले पर? ये जो इस वक्त बयान दिया गया है खड़गे जी की तरफ से, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से, अब सीधा सीधा बीजेपी आक्रामक मोड में
चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत होगी। राहुल गांधी ने आचार संहिता उल्लंघन किया है और इसलिए इस बात की शिकायत की जाएगी। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का फैसला खड़गे जी और राहुल जी के खिलाफ चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। इस पर जवाब पंकज जी, मामला बहुत आगे की तरफ पहुंच गया है, एफआईआर दर्ज करने तक की बात आ रही है। क्या कह दिया राहुल जी ने ऐसा जिससे निर्वाचन आयोग जाने की जरूरत पड़ रही है? और नरेंद्र भाई मोदी क्या क्या ऐसा कुछ नहीं कह चुके हैं जिसके लिए निर्वाचन आयोग जाना चाहिए? एफआईआर किस किस चीज पर होनी चाहिए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, कहते हैं ना मेले में भटके होते कोई घर पहुंचा जाता, ये घर में भटके हैं। कैसे ठौर ठिकाने आएंगे? कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं। अभी धुले की मीटिंग में नरेंद्र भाई मोदी ने 2 दिन पहले कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी मुझसे कह रहे थे कि आप इतने विकास के काम कर रहे हैं, इतने विकास के काम कर रहे हैं, तो एक एयरपोर्ट भी हमारे लिए यहाँ बनवा दीजिए। तो मैं उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैं उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आज इस जनसभा में आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि जिस दिन आचार संहिता खत्म हो जाएगी, मैं देवेंद्र फडणवीस जी की ये इच्छा पूरी करने के लिए उनके साथ बैठकर बात करूंगा। ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, ये भरे चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। मैं बताता ये हूं इशारा करना। जी बोले बोले बोले। पंकज जी, चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनेगी उसमें हम एयरपोर्ट बनाएंगे, कैसे आचार संहिता का उल्लंघन हो गया? आप अपने मैनिफेस्टो में वादे नहीं कर रहे कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देंगे, तो जब आप चुनाव के बाद अगर आपकी सरकार बनती है जिसमें मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, जो इस संविधान की मूल धारा के खिलाफ है, इस पर हम शिकायत करने जा रहे हैं। आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दलितों के रिजर्वेशन को छीनना चाहते हैं। नाना पटोले ने इसको इंडोर्स किया, राहुल गांधी ने बोला। तो अगर हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट से चिढ़ मच गई है। मतलब साफ आपको सिर्फ तुष्टिकरण अच्छा लगता है, आपको सिर्फ तुष्टिकरण अच्छा लगता है। पंकज जी, प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, एक रहने से क्या सेफ नहीं रहते? एक रहने से सेफ नहीं रहता आदमी? संहिता का ये प्रधानमंत्री आपको लगता है तो आचार संहिता का उल्लंघन है, जाइए कंप्लेन करिए। आपको लगता है तो कंप्लेन करिए। कौन सी धारा के हिसाब से बताइए, कौन सी धारा के हिसाब से? जनता पार्टी की पंकज जी, कौन सी धारा के हिसाब से सरकार बनने के बाद एयरपोर्ट बनने की बात करना एक आचार संहिता का उल्लंघन है? ख्याली हो गई है भारतीय जनता पार्टी को, 10 साल से ये खाम ख्याली हो गई है कि जो हमारा मुल्क है वो बुधवा की लुगाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मतदाता को जरा गंभीरता से लीजिए। हम ले रहे हैं तभी मतदाता हमको चुन रहा है, और आप ईवीएम को ब्लेम कर रहे हैं और चुनाव आयोग को ब्लेम करते हैं। चुनाव के बाद में आज वायनाड में राहुल गांधी की रैली में भारतीय फ्लैग कम थे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फ्लैग ज्यादा थे। वीडियो देखिए जाके, सबसे ज्यादा फ्लैग इंडियन मुस्लिम लीग के घरे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सबसे कम तिरंगे। ये आपकी सोच, हमारे उसमें भारत माता की जय के नारे लगते हैं। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो 50 साल में कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाए नेहरू जी के बाद में। समझे आप? उनमें महाराष्ट्र में एनडीए के घटक दलों का वोट 8% गिरा है। मैं अनुराग जी आ रही हूँ। पंकज जी, अजीत एनसीपी का वोट 3.5% रह गया है। पंकज जी, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, और वो सवाल प्लीज आप सुनिएगा, गंभीरता से, संजीदगी से उसका जवाब दीजिए। इस देश के लिए अलग अलग जातियों में बंटना ज्यादा फायदेमंद होगा कि सब एक बंद मुट्ठी की तरह काम करें, हिंदुस्तानी की तरह काम करें, वो फायदे का सौदा? और पिता सही है कि बेटा सही है, मुझे बता। दादी सही है कि पोता सही है, मुझे बस पंकज जी इतना बता दीजिए। दादी कहती थी वी नीड अ कास्टलेस सिस्टम, पिता कहते थे कि कास्टलेस सिस्टम होगा तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, और बेटा कह रहा है बढ़ जाओ। बेटा बंटने के लिए नहीं कह रहा है, बेटा उचित प्रतिनिधित्व हर एक को मिले इसकी बात कर रहा है। इसमें कौन सी नई बात है कि एकजुट रहेंगे तो सब फायदे में रहेंगे? ये कोई आज की बात है? ये हजारों साल से हमारी सभ्यता में ये कहा जा रहा है। इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने अगर ऐसा कहा जा रहा है रूबिका जी, तो उन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कास्ट सेंसस की ये बात करते हैं? क्या मुसलमानों के अंदर इतनी जाति, उसके कास्ट सेंसस को भी ये आगे समर्थन करेंगे? और इनका मैं आपको बताता हूं रियल इंटेंशन ये रहा। अक्टूबर 9 2024 को जब शमा मोहम्मद कहती हैं हरियाणा के बाद में कि सिर्फ एक कम्युनिटी ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और सिर्फ उसी कम्युनिटी का कांग्रेस पार्टी को ख्याल रखना चाहिए, वो है मुस्लिम कम्युनिटी, क्या ये कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है? पंकज जी, आप सिर्फ और सिर्फ एक वोट के लिए काम करते हैं, हम 140 करोड़ के लिए काम करते हैं।
जो आर.के. सिंह जी थे, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में मंत्री थे, जब वो गृह सचिव थे, भगवा आतंकवाद वो शब्द तो सुशील की कुमार सिंह ने इजाद नहीं बोल उन्होंने दिया, की आपको थी। एक्सपोज कर दिया कि भगवा आर.के. आतंकवाद सिंह जी कहने के लिए ने आपको जब गांधी गृह परिवार से सचिव कहा थे, गया था। भगवा आतंकवाद नहीं, आप मुझे शब्द बताइए, की क्या इजाद कास्ट उन्होंने की थी। सेंसस करना चाहते हैं तो ये मुसलमानों में भी इजाद कास्ट सेंसस का कांग्रेस पार्टी समर्थन करेंगे आप? ये इजाद कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने नहीं की। नहीं। भगवा आतंकवाद की इजाद आज ही खड़गे जी ने कह दिया, पंकज जी, भगवा पहने हुए योगी आदित्यनाथ जी को पंकज आतंकवादी से कंपेयर पंकज किया। जी, इसी डिबेट में केंद्र में पंकज मंत्री जी, था। इसी डिबेट में संजय गुप्ता भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। आपने हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं सर। हाँ, हिंदूपन होता है। क्या हिंदूपन और होता है। क्या हिंदूपन क्या हिंदूपन होता है। हिंदूपन क्या मतलब? हिंदुत्व क्या होता है? हिंदुत्व क्या होता है? देखिए, त्व जो है, मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूँ, त्व एक प्रत्यय है। ब्राह्मण ब्राह्मणत्व, स्त्री स्त्रीत्व, हाँ। ये अलग अलग चीजें हैं। ये इतनी लंबी बहस है कि आसानी से कई लोगों की समझ में ही नहीं आएगी। हिंदुत्व नहीं। कुछ नहीं होता। नहीं, कैसे नहीं होता है? हिंदूपन, माँ की हिंदूनेस, ना हिंदू ने, मैं हिंदूपन। बताती हूँ ना, आप तो हिंदी के ज्ञाता है, फिर भी माँ अगर वो ममता दिखाती है, उसकी ममता क्या हुई? माँ और ममता अलग चीज है। नहीं, क्या हुई माँ आप और बता दीजिए ना। मातृत्व अलग अलग चीज हाँ, है। मातृत्व हो गई। माँ और पिता मातृत्व। अगर और मातृत्व। ना मातृत्व पितृ और पितृत्व, पितृत्व हाँ, अलग अलग चीज पितृत्व। है। अब एक हिंदू अगर अपना हिंदूपन दिखाता है तो क्या हुआ? हिंदू अलग चीज है, हिंदुत्व अलग चीज है। यही बात क्या दिया। बात हुई? माँ की ममता आपके मातृत्व, शो पे पिता बात का दिया। कर्तव्य पितृत्व, तो हिंदू का धर्म हिंदुत्व कैसे नहीं हुआ भाई? हिंदूपन कैसे हो गया? 400 से 40 के आने का रीजन यही है। अच्छा, हम लोग बोल रहे हैं। हिंदू नेसेस हिंदुत्व सर, हिंदू नेसेस हिंदुत्व। इनके बयान में ही हिंदू समाज को बांटने की इनकी प्रवृत्ति झलक अनंत गई विजय योगिता जी, जी। अब यहाँ पर आपकी एंट्री जरूरी है सर। माँ का मातृत्व हो सकता है, पिता का पितृत्व हो सकता है, स्त्री का स्त्रीत्व हो सकता है, लेकिन हिंदू का हिंदुत्व नहीं हो सकता। नो, नेवर। ये पंकज जी की हिंदी है, जो हिंदी पता नहीं ये कहां से, मतलब ममता, मतलब त्व से क्या दिक्कत है इनको? पन और त्व का प्रत्यय लगाने में इनको अंतर समझ में नहीं आता। पंकज जी अपने हिसाब से हिंदी की परिभाषा करते हैं और मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा एक बार बैक टू बेसिक जाना चाहिए और वासुदेव सरल अग्रवाल का हिंदुत्व पढ़ना चाहिए इनको, तभी समझ में आएगा। लेकिन आज बहस का मुद्दा रूबिका जी हिंदुत्व नहीं है। मैं हिंदुत्व पे बहुत लंबी बहस कर सकता हूँ पंडित पंकज जी, लेकिन आज मैं आपको एक विज्ञापन देखिए, एक विज्ञापन देखिए जो कांग्रेस पार्टी का था। 1984 में ये विज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने एक है तो सेफ है लिखा था। अब इनको ये समझ, फुल फ्रेम कीजिए, क्या दिखा रहे हैं आनंद विजय जी? कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको समझाइए, अब इनको समझाना चाहिए कि ये विज्ञापन जो है, इस विज्ञापन में क्या लिखा हुआ है? इस विज्ञापन में लिखा है, विल योर डेस्टिनी बी डिसाइडेड बाय योर बर्थ इंस्टेड ऑफ योर मेरिट। मतलब आपका भविष्य जो है वो आपके मेरिट से तय होगा या आपके जन्म से तय होगा। एक रहोगे सेफ रहोगे, यही इसके नीचे लिखा हुआ है। एक रहोगे सेफ, इक्वालिटी ए हैंड। ओके, प्रदीप भंडारी। देखिए, मैं इसको अंग्रेजी में जो बिल्कुल अनंत विजय जी कह रहे हैं इसको पढ़ना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी कहती थी कि वी बिलीव एंड ऑलवेज बिलीव इन इक्वालिटी एंड इक्वालिटी फॉर एवरीबॉडी एंड अबव ऑल नो अदर आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल ऑफ यू आर इंडियन बियॉन्ड कास्ट स्टैंड करते, सब भारतीय हैं, एक हैं। यही तो हम कहते हैं। आपको जाति का सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानियों में एक हैं, लेकिन आप उसमें डिवाइड करना चाहते हो। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इस तरह से आप बांटना चाहते हो। आ गए ना, दोबारा दिखाओ। हम इंडियन हैं, हम हिंदू नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। बताइए आप, उधर देख के बताइए, हम हिंदुस्तानी हैं। उधर बताइए, हम हिंदुस्तानी हैं। जनगणना के यस, हम हिंदुस्तानी। बोलिए हम इंडियन हैं। बोलिए अच्छा, इंडिया आपको जीतेगा। आपका सेंसस के बोलिए खिलाफ इंडिया है? जीतेगा। आपका सेंसस के खिलाफ अच्छा है? इंडिया जीतेगा आपका बोलिए। सेंसस के खिलाफ अच्छा है? इंडिया जीतेगा। आपका सेंसस के अच्छा खिलाफ इंडिया है? जीतेगा बोल आपका दो। सेंसस के अच्छा खिलाफ इंडिया है? नहीं बोल पा रहे। आपका सेंसस अच्छा के इंडिया नहीं बोल पा रहे। आपका सेंसस के देखिए खिलाफ है? इंडिया बोलने आज में ये जिनकी साबित जीव हो लड़खड़ा चुका रही है, हो, इंडिया अभी हारे हम हारेगा, इंडियन इंडिया एक है जीतेगा। और इंडिया बोलने में इंडिया जीव हारेगा, लड़खड़ा रही। इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। इंडिया जीतेगा ना, बस इसलिए मैं कह रहा हूँ इंडिया जीतेगा। मानो आप, अब मैं बोल रहा हूँ। बोलिए भारत जीतेगा। अच्छा 2 सेकंड। हाँ। आज देखिए कितनी अच्छी बात हुई है। भारतीय जनता पार्टी को तो
उठ के मैं आपको बधाई देता हूं भैया, आपने संविधान हाथ में ले लिया। अरे कम से कम संविधान इंडिया गठबंधन ने आप पकड़ो पकड़ो पकड़ो, दिखाओ दिखाओ संविधान दिखाओ, संविधान दिखाओ, नहीं नहीं संविधान दिखाओ, दिखाओ संविधान दिखाओ, संविधान दिखाओ, मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, संविधान दिखाओ, नहीं मुद्दा बताओ, अरे संविधान दिखाने में डर रहे हो क्या? अरे संविधान दिखाओ ना, दिखा दो, अरे संविधान दिखाओ ना, अरे उधर दिखाओ, अरे उधर कैमरा में, अब दिखाने से भी डरने लगे। अरे नहीं भाई सुनो, अरे छोड़ो, ये बोलोग हैं, ये बोलोग हैं, आप सुनिए, संविधान हाथ में लेना पड़ रहा है। क्यों? ये संविधान की जब हम बात कर रहे थे, जब चुनाव हो रहा था, हम कह रहे थे आरक्षण खत्म करना चाहते हैं ये लोग, तब कह रहे थे समाजवादी इंडिया गठबंधन, इस संविधान की बात करके इनके हाथ में संविधान की कॉपी है, और आज सुनो, आज ये संविधान की कॉपी लेके चारों तरफ घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको संविधान याद दिलाया, पहली लाइन भी दिलाई, तीसरी लाइन भी दिलाई, पूरा संविधान याद दिलाया, पूरी किताब याद दिलाई, अब पूरी किताब लेके आप ऐसे घूम रहे हो, दिखाते घूम रहे हो संविधान, ये हमने इसलिए आपको खड़ा कर दिया। आप बताइए संविधान, अब आप संविधान में विश्वास रखते हैं? नहीं मेरी बात से जवाब मैंने, चलिए ठीक है, मैंने प्रदीप एक सेकंड, अनुराग जी आपने बोल दिया, नहीं प्लीज प्लीज आपने बोल दिया, आपने कहा कि इनको अब आज संविधान हाथ में लेकर दिखाना पड़ेगा। पहली लाइन भी याद आ गई इनको, दूसरी लाइन भी याद आ गई, आपको आई कि नहीं आई? मेरी बात सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है, मुद्दा डाइवर्ट मत कीजिए, मैं डाइवर्ट नहीं होने वाला। आज भारतीय जनता पार्टी संविधान लेके हर जगह ऐसे मैं जवाब दे दूं, देखो संविधान, देखो संविधान, यही तो हमने स्लाइड कर दिया ना आपको, आपको हिंदुस्तान याद आ गया। अब मैं जवाब दे दूं, रूबिका जी, इनका दिल रखने के लिए मैं वापस से संविधान दिखाना चाहता हूं। कॉपी में इनसे 2 सवाल पूछूंगा। इस संविधान के अंदर सुनिए, इस संविधान, अनुराग जी जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था, ना ना ना, अनुराग जी जब आप बोल रहे थे मैं आपका पूरा प्रवचन सुन रहा था। मेरे 2 सवाल का जवाब दे दीजिए अनुराग जी। इस संविधान में कहां लिखा है कि पुलिस के अंदर या मुसलमानों को भर्ती होनी चाहिए, रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन कौन सी आर्टिकल में लिखा है? और संविधान की पहले 5 लाइनें पढ़ दो, पहली 5 लाइनें पढ़ दो, पहली 5 लाइनें पढ़ दो, पहली 5 लाइनें पढ़ दो। कहां लिखा है रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन? कहां लिखा है रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन? कहां लिखा है रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन? कहां लिखा है? नहीं आप मुझे जवाब दीजिए, रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन कहां लिखा है? मैंने संविधान खोल दिया, मैं राहुल गांधी के जैसे एंटी संविधान लेके नहीं घूमता। कहां लिखा है रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन? लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब हमने बोला था भारतीय जनता पार्टी को संविधान भूल गई है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित करके बिल पास करती है। तब ये संविधान इनको याद नहीं था, आज लाइनें याद करते घूम रहे हो आप भी। आपने 140 सांसदों को पार्लियामेंट से बिल पास किया था, तब संविधान कहां गया था? भदौरिया रुक जाइए, जो पॉइंटेड सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब वो शख्स दे रहे हैं। नहीं, अब वो जो पॉइंटेड सवाल मैं पॉइंटेड पूछ रहा हूं, देश की जनता जानना चाहती है। आपने कहा कि भाई किताब दिखाओ, नहीं क्या मतलब सबसे ज्यादा आप बोले? संजय जी बताइए सबसे ज्यादा कौन बोला? नहीं बोले तो हमें बोलिए, हमने कहा सुनिए, वो आप ही के साथ ही बोल रहे हैं, आप ही के साथ ही बोल रहे हैं। सुनिए, 140 इंडिया गठबंधन के साथ ही बोल रहे हैं। एक सेकंड, नहीं पहले संजय गुप्ता कितना बोलेंगे? अच्छा बोलो भाई, आप तो आपके बोलने नहीं दिया और कितना? अरे बोलो प्रभु। नहीं तो मैं तो बोलूं क्या, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे को इस बात पे ताजुब हो रहा है कि अभी अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, मतलब मैं सोच रहा हूँ तो और कितना बोले? अच्छा ये बताइए, और वो बोलिए जो बोलना, बोलिए एक मिनट और देखिए, मैंने कहा आज दिल की बात निकाल लीजिए आप। अरे वो बोल ही नहीं रहे तो आपने नहीं कहा, मैं 3 और लोग मेरे हैं, सुसी बहन भी बैठी हुई है। सुसी बहन ये बताइए कि आप लोग सच में डरे हुए हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी ने दलितों में, पिछड़ों में, ओबीसी में अगर फूट डाल दी, और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे अभी महाराष्ट्र में ही एक शख्स मिले थे, उन्होंने कहा था कि आप अगर दलित शब्द का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाकायदा बोर्ड की तरफ से और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की तरफ से 2019 के आसपास ये कहा गया था कि आप उसे शेड्यूल कास्ट कहें तो बेहतर रहेगा। तो मैं दोबारा अपने आप को करेक्ट कर रही हूँ, शेड्यूल कास्ट में अगर फूट पड़ जाती है तो आप लोग फंस जाएंगे। यही वजह है कि ये एक है तो सेफ है का नारा चले। जी आपने जो विश्लेषण दिया, पहली बार आपने शायद ऐसा विश्लेषण दिया होगा, और आज जो लोकसभा में उन्होंने फेक और फॉल्स नैरेटिव चलाया था, हमने उसका जवाब दिया सही और स्ट्रेट नैरेटिव से। क्या था आप देखेंगे, आप विश्लेषण कीजिए लोकसभा चुनाव के, साउथ मुंबई की सीट हो, धुले की सीट हो, नॉर्थ ईस्ट की सीट हो, एक कम्युनिटी ने, एक कौम ने एक साइड मतदान किया और हमें 4 या 5 हजार वोट से हम हार गए। क्यों जरूर पड़ी ये बताने के लिए कि जो फतवा इश्यू किया गया था उसकी वजह से आज
जो हमारी महायुति है, जो 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 विकास की बात करती है, विश्वास के साथ बात करती है, वो क्यों पीछे हटी? क्योंकि एक कम्युनिटी ने एक साइड मतदान किया। इसलिए हमें समझना चाहिए, हम जो यूनाइटेड रहना, ये जो हमको कॉल देना पड़ा, क्यों देना पड़ा? इस पॉइंट पर आगे बढ़ने दीजिए, मुझे इस पॉइंट पर आगे बढ़ने काल की जरूरत है। मुझे इस पॉइंट पर आगे बढ़ने दीजिए, मुझे इस आप पॉइंट समझिए रूबिका जी, ठीक है, आप जो बात बोल रही हैं सुसी बहन, पंकज जी, नाउ ये हमें उस बिंदु पर ले आता है जो कोर है। आपका जो कोर वोटर हुआ करता था, उसमें सेंधमारी कह दीजिए या उसे छीनना कह दीजिए या फिर आपकी तरफ से छिट जाना कह दीजिए, वो ब्राह्मण था, वो ओबीसी था, आदिवासी भी थे, वो आपको एक टाइम पर वोट किया करते थे, मतलब कांग्रेस को, और उसके बाद वो वोट बैंक बन गया 26 से पहुंच गया 35 बीजेपी का। अब बीजेपी से वो वोट बैंक आपको छीनना है। मुसलमान तो एक मुश्त आज की तारीख में आपको वोट कर ही रहा है, कांग्रेस को कर ही रहा है, तो उसमें तो कोई टूट फूट की जरूरत नहीं है। लेकिन अकेला मुसलमान आपको जिता नहीं सकता है, तो आपको बाकी जातियों की जरूरत है। और बाकी जातियां कैसे आपके पास आएंगी? जब आप उनको ऐसे लोक लुभावन बातें करेंगे कि देखो तुम्हारा सेंसस होगा तो तुम्हें, अगर सेंसस होने से नौकरियां मिल रही थी, सेंसस होने से जिंदगी बेहतर हो रही थी, तो बिहार में तो हो रखा है, कर्नाटका भी एक एग्जाम्पल है, क्यों नहीं हो पा रही है जिंदगी बेहतर? देखिए, वोट बैंक कांग्रेस का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हिला है 2024 के लोकसभा चुनावों में, वरना वो 303 से 161 सीटों पर कैसे रह जाती? 161 सीटों पर 303 से। महाराष्ट्र का देखिए, आप कह रही हैं आदिवासियों का, आदिवासियों की 4 सीटें आरक्षित हैं महाराष्ट्र में लोकसभा की। 2019 के चुनाव में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार क्या हुआ? 4 महीने पहले 3 सीटें हार गई, सिर्फ 1 सीट मिली है आदिवासी आरक्षित सीट भारतीय जनता पार्टी को। तो आधार किसका घटा है? कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 76.5% रहा महाराष्ट्र में, बीजेपी का कितना रहा? 32%। इंडिया समूह का स्ट्राइक रेट 62% रहा है, हाँ। एनडीए का कितना रहा? 35.25%। तो वोट आधार किसका घटा है? नहीं, पर 0.3% है ना सर, दैट्स ओनली 0.3%। देखिए, राजनीतिक दलों का घटा है। नहीं पंकज जी, दैट्स ओनली 0.3%। क्या वोट परसेंट अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0.3% है। 0.3% नहीं है, नहीं 0.3% है। महाराष्ट्र में एनडीए के घटक दलों का वोट प्रतिशत गिरा है 8%, और इंडिया समूह का बढ़ा है 12.5%। 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 महीने पहले तो महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। ओके, लेकिन मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर देना चाहती हूँ सर, 0.3% का डिफरेंस है। आप जो बात कह रहे हैं कि वोट बैंक आपका नहीं खिसका, इनका खिसका, आपका तो एक मुश्त हो रहा है। तो ठीक है, जवाब ले लेते प्रदीप भंडारी, इसीलिए आपको डर लग रहा है कि ये बिखर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं पंकज जी को ये बताना चाहता हूँ, ओवरऑल महाराष्ट्र के अंदर हमको सिर्फ इनसे 2 लाख वोट कम पड़े थे। मुंबई के अंदर हमको महाविनाश अघाड़ी से 2 लाख वोट ज्यादा मिले थे। पूरे देश में हमारा जनाधार कम नहीं हुआ था। 37% हमारा वोट शेयर 2019 में था, अभी 36.5% हमारा वोट शेयर था। 0.3-0.4% का हमारा वोट शेयर डिफरेंस था। तो ये सीटों के अंदर मैं जैसे कि कहा कि वो फेक न्यूज चली गई थी, जो फेक न्यूज का रिकरेक्शन हरियाणा के अंदर ऑलरेडी हो गया है, परंतु कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट सीट की पार्टी है। 2-3 कंसेक्यूटिव इलेक्शन कांग्रेस के इतिहास में कभी ऐसा नहीं रहा है कि कांग्रेस ट्रिपल डिजिट सीट्स नहीं टच कर पाई। तो कांग्रेस अगर इसमें खुश है, वेल एंड गुड। और इसका अगर आपने हरियाणा के अंदर देखा था, जहां 70-80 का वादा कर रहे थे, ये चुनाव हार गए तीसरी बार, दलितों ने, सबने उठा के वोट करा। पर मैं ये मानता हूं कि फेक न्यूज जब लोकसभा में चली थी, इसी के कारण इनका हुआ था, और इसी को रिकरेक्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। पर मैं वापस से कहूंगा रूबिका जी, मैं आप मुझे ये बताइए, चलिए मेरे पास टोटल वोट भी आ गया, मैं टोटल वोट भी बता दूं, 2,50,50,819 वो वोट मिला था इनको। 2,48,12,627 हमको वोट मिला था, विच मींस 2,03,192 वोट इनका एक्स्ट्रा था। मुंबई के अंदर इनको वोट मिला था 24,62,409, हमको वोट मिला था 26,67,633, मतलब हमको 2,05,224 वोट इनसे मुंबई में ज्यादा मिला था। तो कोई ऐसा नीचे नहीं थे। इसीलिए तो वो शब्द आ गया ना, अर्बन नक्सल, इसीलिए वोट जिहाद वाला वो हुआ। पूरा मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। नहीं वो एग्जांपल वो सबको पता है, हम लोग इतनी बहस की है। अब मैं जरा उन 9 सीटों पर आती हूँ उत्तर प्रदेश के उपचुनावों, जहां पर एक तो आप बाकायदा जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, अनुराग भदौरिया। पीडीए, आपको लगता है पीडीए से डरती है बीजेपी?
पिछड़ा, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, लेकिन दलित, आदि, अल्पसंख्यक, अच्छा आधी आबादी, हाँ अगड़े, जो पिछड़े अगड़े हैं जिनको अगड़े पिछड़े बोलते हैं, हाँ और हमारा अल्पसंख्यक, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े, आधी आबादी। ओके, तो ये सब आप जो इकट्ठा कर रहे हैं उनसे डरते हैं प्रदीप भंडारी और उनकी मैं तो पार्टी? डर के मारे परेशान हो, हार ही गए, वो 33 पे सिमट गए, हम 43 पे आ गए और अभी 9 सीटें हैं, वो अंडा हो जाएंगे क्योंकि वो इनकी चर्चा ही नहीं करना चाहते। 9 में प्रदीप भंडारी आपका अंडा, और ठीक है, आप अनुराग, अच्छा एक आप में एक डर और के सुनिए, चुनाव मैं नहीं आपको करा रहे। सिंपल बाकी नहीं बात कर रहा। जिस सीट के अनुराग भदौरिया जी प्रभारी हैं गाजियाबाद की, वो सीट भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेगी। आप प्लीज इसको रिकॉर्ड